नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, फिजिक्स के एमसीक्यू चल रहे हैं। आज मैं आपके लिए पार्ट 6 लेके आया हूं। देखते हैं आज के अच्छे 20 क्वेश्चन जो आपके नॉलेज को इंप्रूव करेंगे। आपने फिजिक्स सीख रखी है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगे और काफी अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उनको अपने करते हैं। देखो, टॉपिक है अपना फिजिक्स एमसीक्यू पार्ट 7। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? पेंडुलम, उसको अगर चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होता है? देखो, पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है उसका फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई रूट में L/G। और अपने को पता है चंद्रमा पर जो G होता है वो G/6 हो जाता है। क्या हो जाता है? G/6। तो चंद्रमा पर पेंडुलम को अगर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ? L/6/G हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई 6L/G। यानी देखा जाए तो ये √6 गुना है पहले के तुलना में। ये जो T डैश मान लो आ गया है ना, T डैश, ये पहले के T की तुलना में जो है वो √6 गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उसकी समय अवधि, मान लो वो पेंडुलम पहले इतना समय ले रहा था, वो अब ज्यादा समय लेगा। वो क्या होगा? ज्यादा समय लेगा। तो आवर्तकाल जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ेगा, है ना। उसकी समय अवधि होगी वो बढ़ेगी, है ना। देखो, पेंडुलम होता है, एक चक्कर इधर गया फिर वापस आया, फिर एक चक्कर इधर गया फिर वापस आया। इसे इसका आवर्तकाल बोल देते हैं, कैपिटल T कह देते हैं। अब देखो, G चंद्रमा पर G/6 होता है तो √2 टाइम्स बढ़ जाएगा, √6 टाइम्स बढ़ जाएगा। मान लो ये इतनी दूर और चला गया तो समय अवधि जो होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी ना दोस्तों, इंक्रीज होगी, डिक्रीज थोड़ी होगी। समझ में आ रही है कहानी? चलो, आ रही है तो पहिए में बॉल बियरिंग का काम है घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, या मात्र सुविधा के लिए। पहिए के अंदर जो बॉल बियरिंग होती है वो गतिज घर्षण को, काइनेटिक फ्रिक्शन को बेलन घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देता है। ये किस में बदल देगा? रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देगा। अपने को पता है एक रोलिंग होता है, एक स्लाइडिंग होता है। तो गतिज घर्षण जो स्लाइडिंग है, गतिज है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन है, उसको किस में बदल जाएगा? बेलिंग बॉल, है ना। देखो, बाइक चलती है, अपने किसी वस्तु को खिसकाते हैं, पहिए होते हैं गाड़ियों के, वो गोल क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग जो चीज होती है उसमें फ्रिक्शन का मान कम होता है, इस कारण ये गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदल देता है। बॉल बियरिंग फ्रिक्शन चैप्टर का है, वहां पे थोड़ा ये और अच्छे से समझ में आ जाता है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, वहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो पहिए में बॉल बियरिंग गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलने के लिए लगाया जाता है। चलो, MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखो, MRI होती है ना, MRI की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? MRI की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके अंदर अपने रेडियो वेव्स का यूज करते हैं और पावरफुल मैग्नेट का यूज करते हैं। इसके अंदर हम रेडियो वेव्स और पावरफुल मैग्नेट का यूज करते हैं। तो MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर रेडियो वेव्स दिया हुआ है नहीं, चुंबकीय तरंग दी हुई है, मैग्नेटिक वेव्स दी हुई है ना। एक्स किरणें होती है ना दोस्तों, वो सिटी स्कैन में होती है। एक्स किरणें किस में यूज की जाती हैं? सिटी स्कैन में। सिटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटेड
टोमोग्राफी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, जिसे हम सिटी स्कैन के नाम से जानते हैं। तो एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का, है ना, सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। चलो, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के निकट बिंदु होता है, देखो, देखने की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी कितनी है? अनंत, है ना। आप अपने हाथ को देखो, स्पष्ट देखना है अगर आपको, तो आपकी आंखों से कम दूरी है 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और देखने में हम सूर्य को भी देख सकते हैं जो कि अनंत दूरी पर है। तो दीर्घ दृष्टि मतलब आप दूर तक कहां तक देख पाते हो? अनंत तक देख पाते हो। और निकट के लिए बात कर लेता तो अपने क्या कर लेते? 25 सेंटीमीटर कर लेते, है ना। कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहां पर अनंत, इनफाइनाइट होगा कि भाई एक दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति है वो अनंत तक देख सकता है। अपनी नजर अनंत तक जाती है दोस्तों, जब तक सामने कोई ओपेक बॉडी नहीं आ जाए, कोई अवरोध नहीं आ जाए, क्योंकि अपने देखने में सूर्य को भी देख सकते हैं। लेकिन मिनिमम किसी वस्तु को अगर स्पष्ट देखना है तो कितनी दूरी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम आप हाथ को लेके आओ, आपको हाथ दिखेगा ही नहीं जल्दी से। समझ में आ रही है कहानी? चलो, ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं? ग्रहण जैसे आपने, तो देखो, ग्रहण जो होता है वो जिस घटना के कारण लगते हैं, वो घटना कौन सी होती है? वो घटना हो जाती है दोस्तों विवर्तन की, है ना। या प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण होता है। वो ग्रहण जो होता है वो प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण भी सिद्ध करता है, आपको पता है। देखो, यह है पृथ्वी, ठीक है, ये आ गया है चंद्रमा, मान लो चंद्र ग्रहण हो गया या सूर्य ग्रहण हो गया, मान लो ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये चंद्रमा, ठीक है ना। और ये हो गया आपका सूर्य, ठीक है। अब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश यहां से टकरा जाएगा तो इस भाग में अंधेरा रह जाएगा, और बाकी क्या होगा? प्रकाश टकरा के यहां जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगी? चमक हो जाएगी। तो किसी वस्तु के किनारों से टकराकर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाता है। तो विवर्तन जो होता है वो ग्रहण को शो करता है, ठीक है। तो यहां पर विवर्तन जिसे अपने बोल देंगे डिफ्रैक्शन। और क्वेश्चन आ जाए, ग्रहण को सिद्ध करने का श्रेय, मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश की गति कहलाती है ऋजु रेखीय गति, लीनियर मोमेंट। ये कहां से अपने प्रूफ कर सकते हैं? तो ऋजु रेखीय संचरण इस ग्रहण से सिद्ध हो सकता है। प्रकाश सीधा चलता है तभी तो देखो आगे वस्तु आई तो प्रकाश आर पार नहीं कर पाया, या है ना किनारों से मुड़कर चला गया, है ना। अगर सीधा नहीं चलता, टेढ़ा मेढ़ा चलता तो ये घूम के पूरे इस चंद्रमा को अपने को दिखा देता, नहीं दिखा पाया, ठीक है। डिफ्रैक्शन जिसे अपने बोलते हैं विवर्तन, है ना। अपवर्तन को अपने रिफ्रैक्शन बोलते हैं, परावर्तन को अपने रिफ्लेक्शन बोलते हैं। चले आगे, चलो, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगता है? बायोंट फोर्स लगता है ना। लकड़ी के भार के बराबर नहीं, लकड़ी के भार से कम नहीं, लकड़ी के भार से अधिक, बिल्कुल सही है। एक टॉपिक है बायोन्सी, बहुत अच्छा टॉपिक है जो अपने पढ़ेंगे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें ये बताया होगा कि एक लकड़ी के पानी में किसी वस्तु को डुबाते हैं तो उसकी क्या कहानी होती है। काफी अच्छा टॉपिक है, 15-20 मिनट लग जाते हैं इसको समझने के लिए। तो यहाँ पर आप आंसर ध्यान रखोगे, लकड़ी के भार से अधिक। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगता है। मैं यहाँ पर आपको सिंपल सी ये बात बता देता हूं, ये उत्प्लावन बल, बायोंट फोर्स होता क्या है? जब भी हम किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाते हैं तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, इसे ही उसका उत्प्लावन बल, बायोंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। आप एक प्लास्टिक की गेंद लो, पानी में डुबो, पानी उस प्लास्टिक गेंद पर जो बल है ऊपर की ओर लगाएगा, इसे अपने बायोंट फोर्स, उत्प्लावन बल कह देंगे। तो इसका आंसर क्या है? लकड़ी के भार से अधिक। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा? लकड़ी के भार से अधिक। चलो, रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है, क्यों?
देखो रेलवे के पटरियों मार्ग में उनके बीच में अंतराल छोड़ा जाता है, क्यों? क्योंकि देखो गर्मी होती है ना, तो धातुएं क्या होती है, फैलती है, गर्म होगी, धातुओं का प्रसार होगा, एक्सपांशन होगा, वो क्या होगी, फैलेगी। और जब सर्दी होती है तो धातुओं का एक गुण होता है, धातुएं क्या होती है, सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है ना। रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना चाहिए, इसलिए आवश्यक होता है। इस्पात में बचत की जाती है, नहीं, गलत। सर्दियों में संकुचन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, नहीं, गलत। चलती हुई ट्रेन के भार वहन हेतु वायु का अंतराल आवश्यक होता है, गलत। ग्रीष्म काल में विस्तारण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही। विस्तारण मतलब एक्सपांशन, एक्सपांशन, है ना। ग्रीष्म काल में एक्सपांशन से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ठीक है, तो द सबसे सही इसका आंसर है। रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना चाहिए, क्यों? ताकि ग्रीष्म काल में वो एक्सपांशन हो जाए तो कहीं दिक्कत नहीं आ जाए। चलो, ग्रीष्मकाल विस्तार होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जाता है। चलो, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण क्या है? कच्ची मिट्टी है जो अच्छी चालक है, गलत। कच्ची मिट्टी बुरी चालक है, गलत। कच्ची मिट्टी कम ऊष्मारोधी है, गलत। जल वाष्पन, है ना, में गर्मियों में ठंडक और छिद्र में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाते हैं, बिल्कुल सही, है ना। कच्ची मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं दोस्तों, है ना। तो वाटर का इवेपोरेशन होता है, तो गर्मियों में क्या होता है, ठंडक देती है, और सर्दियों में उन छिद्रों में गर्मी आएगी, है ना, हीट आएगी, जिसके कारण वो घर को क्या रखेगी, गर्म रखेगी। तो ये सबसे सही आंसर है द। जल वाष्पन में गर्मियों में ठंडक और छिद्र में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है, बिल्कुल सही आंसर। चलो, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण है, बल्ब में देखो दोस्तों, बल्ब जो होता है, बल्ब, है ना, बल्ब में एक धातु होती है, उस धातु को अपने बोल देते हैं टंगस्टन, है ना। इस टंगस्टन धातु की वाष्प बनती है, वो वाष्प बनकर एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण अपने को धब्बा दिखाई देता है। बल्ब के अंदर गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस बल्ब के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण क्या है, टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहां क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। बल्ब की गर्मी के कारण ऊपर वाला शीशा काला हो जाता है, बल्ब के अंदर वाली धूल का ऊपर की ओर घनीकरण हो जाता है, गर्मी के कारण शीशे में परिवर्तन आ जाता है। तो अ सबसे सही आंसर है, टंगस्टन धातु की वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाती है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष, जिसे आप समीप दृष्टि बोल दो या निकट दृष्टि दोष के दो, है ना, जिसे अपने शॉर्ट साइटेडनेस बोल देते हैं। अबिंदुकता है, नहीं। जरा दूरदर्शिता है, नहीं। दीर्घ दृष्टि को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कह देते हैं, है ना। जरा दृष्टि दोष को हम प्रेस बायोपिया कह देते हैं, प्रेस बायोपिया कह देते हैं। तो ये चीजें होती है, ध्यान रखना। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष या समीप दृष्टि। चलें आगे। चलो, निम्नोक्त में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? विशिष्ट ऊष्मा जिसे अपने बोल देते हैं स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक अपने को कहां देखने को मिलता है? तो सबसे अधिक जो स्पेसिफिक हीट होती है दोस्तों, वो किसकी होती है? जल की होती है। कितनी होती है? 4184 जूल बट्टा केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये मात्रक होता है ना। आप चाहो तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स,
है ना, 4184 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। निम्नोक्त में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, स्पेसिफिक हीट मान का मान होता है, तो वो होता है स्पेसिफिक हीट जल की, वाटर की, है ना, किसकी होती है, वाटर की, जल की होती है। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखना, रख लोगे। चले आगे, चलो दोस्तों, ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? ध्वनि की वेग की बात करें तो वो किसमें अधिक देखने को मिलता है? तो देखो, प्रकाश की बात करें तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है, निर्वात के बाद में गैसों में होता है, गैस के बाद में द्रव में होता है, और द्रव के बाद में सबसे अधिक किसमें देखने को मिलता है? ठोस में देखने को मिलता है। ठीक है, और ध्वनि की बात करें तो उसका वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में, और किसमें होता है? दूसरे नंबर पर द्रव में, और तीसरे नंबर पर किसमें होता है? गैस में। तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग देखो, जल जल तो द्रव हो गया, तो इसमें तो होगा नहीं, वायु गैस हो गई, इसमें होगा नहीं, काष्ठ हो गई है लकड़ी जो कि एक ठोस है, और ना ये कुचालक है, तो ये नहीं है। सबसे अधिक वेग किसमें देखने को मिलेगा? इस्पात, जिसे अपने बोलते हैं स्टील। तो यहां पर जो सबसे सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? स। ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? इस्पात में, स्टील में सर्वाधिक होता है ना, ठोसों में, है ना। इन चार ऑप्शन में देखा जाए तो ठोसों में सबसे अधिक होता किसमें है? एल्यूमिनियम में होता है, सेकंड नंबर पर स्टील में होता है। और गैस में देखा जाए तो वायु में ध्वनि का वेग कितना देखने को मिलता है? 332 मीटर पर सेकंड अपने को देखने को मिलता है। समझ में आई कहानी? चलो, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? डॉक्टर अपने हृदय की धड़कनों को मापते हैं, जिस यंत्र के द्वारा मापते हैं उस यंत्र को हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। और वो जो स्टेथोस्कोप होता है वो जिस सिद्धांत पर काम करता है वो होता है ध्वनि का परावर्तन, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि परावर्तित होकर कानों तक पहुंचती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, है ना। तो किस सिद्धांत पर आधारित है? रिफ्लेक्शन, परावर्तन। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लिनेक ने किया था। किसने किया था? लिनेक ने। इस चीज को ध्यान रखना। चलो, उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है क्योंकि उसकी तिर्यक आंखें होती हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। उसकी आंखों में प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रकाश के बल्ब होते हैं। वह अश्रव्य ध्वनि पैदा करता है। तो यहां पे जो सबसे सही आंसर अपने को जो महसूस हो रहा है, बताओ कौन सा हो रहा है? ब। उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं, द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। और क्या खासियत होती है उल्लू की? उल्लू पराश्रव्य ध्वनि पर भी आधारित होता है। इसको कौन सी ध्वनि तरंगे सुन अल्ट्रा, है ना, अल्ट्रा सोनिक वेव्स भी इसको सुनाई दे सकती है ना। मैंने आपको बताया था कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को हम अश्रव्य बोल देते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को ही मनुष्य सुन सकता है, इन्हें श्रव्य तरंगे बोलते हैं। जबकि 20,000 से अधिक वाली ध्वनि तरंगों हम पराश्रव्य बोल देते हैं, अल्ट्रासोनिक कह देते हैं। इनको सुनने का श्रेय किसको जाता है? उल्लू को जाता है। समझ में आई कहानी? तो यहां पर ब आंसर सही माना जाएगा। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? देखो, स्पिन ड्रायर्स मतलब आप ऐसे समझ लो कि वॉशिंग मशीन हो गई, उसमें जो ड्रायर है वो घूमता है, स्पिन करता है, उसको स्पिन ड्रायर्स बोल दिया, है ना। तो वो कपड़े जो सुखाता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो वो होता है अपकेंद्रीय बल। जब हम किसी सर्कल पे घूमते हैं ना दोस्तों, तो दो बल लगते हैं, एक केंद्र की ओर लगता है, एक केंद्र से बाहर की ओर लगता है।
जो केंद्र की ओर लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कह देते हैं, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं। जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कह देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह देते हैं, है ना। तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित होता है कपड़े धोने वाली मशीन में जो स्पिन ड्रायर्स होते हैं वो। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित होता है अपने क्रीम सेपरेटर, है ना। दूध से मक्खन क्रीम निकालने वाली जो मशीन होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल पर आधारित होता है। तो यहां पे जो सबसे सही आंसर माना जाएगा वो दोस्तों कौन सा माना जाएगा? ब। समझ में आई बात? स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? अपकेंद्रीय बल के द्वारा सुखाए जाते हैं। चलें आगे। यहां तक समझ में आया? मजा आ रहा है? बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन, वर्णांध। वर्णांधता एक रोग होता है दोस्तों, एक रोग होता है वर्णांधता, जिसे अपने बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जिसे हम कह देते हैं वर्णांधता। इस रोग में व्यक्ति क्या होता है, लाल व हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, रेड और ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। उसे लाल रंग हरा दिखाई देता है और हरा रंग उसको लाल दिखाई देता है। परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी के बारे में अपने को किसने बताया था? जॉन डोल्टन ने। उस जॉन डोल्टन को भी कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत थी, है ना। इसलिए कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता को हम डाल्टोनिज्म रोग के नाम से भी जानते हैं। इसे डाल्टोनिज्म रोग के नाम से भी जानते हैं। इसे हम सीवीडी के नाम से भी जानते हैं, कलर विजन डिफिशियंसी भी कह देते हैं। मार्क जकरबर्ग का आपने नाम सुन रखा होगा, फेसबुक का जो सीईओ है मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग को भी वर्णांधता रोग है, कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत है। वो भी हरे व लाल रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है दोस्तों। चलो, है ना। तो यहां पर अंतर किसमें नहीं कर पाएगा? लाल और हरे में। तो सबसे सही आंसर होगा। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब निम्नलिखित में कैसा दिखाई देगा? लाल नहीं, नीला नहीं, हरा नहीं, पीला नहीं। कुछ इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है ना। मान लो अपने एक ऑप्शन कर देते हैं, हरे की जगह कर देते हैं काला। तो यहां पे सबसे सही आंसर क्या माना जाएगा? काला। देखो दोस्तों, कोई वस्तु जिस रंग की होती है वो हमें उस रंग की कब दिखाई देती है? जब उस पर या तो सफेद प्रकाश डाला जाए या उस पर उसी रंग का प्रकाश डाला जाए। अन्य प्रकाश उस पर डालेंगे ना तो वो हमेशा हमें क्या दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। सफेद रंग की वस्तु होती है वो सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, जबकि काले रंग की वस्तु होती है वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। और कोई वस्तु हमें किसी रंग की तब दिखाई देती है जब वो परावर्तन की घटना पर आधारित हो। यानी हरे रंग की वस्तु है वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी और अपनी आंखों पे हरा रंग डालेगी, तभी वो अपने को दिखाई देगी। ऐसे क्वेश्चन करना होना तो देखो एक तरीका याद रखना दोस्तों, कोई वस्तु जिस रंग की है वो उस रंग की तभी दिखाई देगी जब उस पर या तो सफेद प्रकाश डाले या उस पर उसी रंग का प्रकाश डाले। अन्य कोई भी प्रकाश डालोगे ना तो वो हमेशा काली दिखाई देगी, ठीक है। और सफेद रंग की वस्तु पर आप जैसा प्रकाश डालोगे ना वो वैसी कलर की दिखाई देगी। हरा डालोगे तो हरी, लाल डालोगे लाल। ये तो लाल गुलाब था, हरा रंग डाला तो वो कैसा दिखाई देगा? काला। लाल को अगर आपको लाल देखना है ना तो या तो उस पर लाल प्रकाश डालो या उस पर सफेद प्रकाश डालो, ठीक है। चलो, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट की गति में आपको पता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रॉकेट जो होता है वो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर क्या होता है? बेस्ड होता है। कौन? रॉकेट, ठीक है। चले, आवेश का संरक्षण नहीं, द्रव्यमान का संरक्षण नहीं, है ना, ऊर्जा का संरक्षण नहीं। संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? जैसे मैं एक ऊर्जा के संरक्षण को सिद्धांत की बात कर लूं, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है ना। उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, यानी ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित रहती है।
इस टाइप के ये संवेग भी संरक्षित रहता है, आवेश भी संरक्षित रहता है, द्रव्यमान भी संरक्षित रहता है। यहाँ पे संवेग संरक्षण याद रखना। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर, अपमार्जक का मतलब क्या हो गया? डिटर्जेंट, डिटर्जेंट जिसे अपने सर्फ भी कह देते हैं जनरल भाषा में। तो जो डिटर्जेंट होते हैं वो पानी का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? मेल जो होता है वो आसानी से निकल जाता है ना। अपमार्जक पानी में आसानी से घुल जाते हैं और अपने को झाग देते हैं, है ना। तो पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या हो जाता है? घट जाता है, बढ़ता नहीं है, परिवर्तन की कोई कहानी नहीं है, शून्य नहीं होता है, क्या होता है? घट जाता है ना, डिक्रीज हो जाता है। है ना। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन, यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा या कितना हो जाएगा? देखो, किसी भी तार का प्रतिरोध होता है ना, वो उसकी हमेशा लंबाई के समानुपाती होता है ना। लंबाई, तार को दुगुना कर दिया, लंबाई दुगुनी कर दी। अभी दुगुना क्या रहा है? अगर लंबाई को अगर दुगुना कहता है, ये लंबाई अगर दुगुनी हो गई है तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता? 2 गुना हो जाता। अगर ये बोलता क्षेत्रफल दुगुना कर दिया है, तो जो क्षेत्रफल होता है ना, वो लंबाई के क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/, है ना। किसी भी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल दुगुना करते तो प्रतिरोध क्या हो जाता? आधा हो जाता, और लंबाई दुगुनी करते तो प्रतिरोध दुगुना हो जाता। तो ये बात इसने लिखी नहीं है। यहां पर अगर लंबाई की बात करेंगे तो दुगुना, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आधा। यहां पर मैं एक मस्त बात बताता हूं आपको, है ना। देखो ये चीज समझ में आई है क्या? देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे ये कोई एक तार है ना, ये एक कोई तार है, इसकी लंबाई है L और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A। क्रॉस सेक्शन एरिया जिसे अपने बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये क्या है? A। और मान लेते हैं इस तार का जो प्रतिरोध है वो है R। प्रतिरोध का मतलब धारा के प्रवाह का विरोध। तो किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा उस तार की लंबाई के तो क्या होता है? समानुपाती होता है। और किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। जब भी इन दोनों इक्वेशन को हम मिलाते हैं तो क्या आता है? R समानुपाती L/A। R बराबर रो L/A। ये जो रो होती है ना, इसे अपने बोलते हैं प्रतिरोधकता, या इसे अपने बोल देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये तार की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ उस तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। अगर लंबाई दुगुनी कर देंगे तो प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा और क्षेत्रफल दुगुना कर देंगे तो प्रतिरोध आधा रह जाएगा। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे कह दे कि किसी तार को खींचकर दुगुना कर दिया है तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, तब खींचकर अगर वर्ड आ जाए ना, खींचकर, तो उस समय जितना गुना करते हैं ना उसका वर्ग कर देना है अपने को। तो कितना आ गया? 4, है ना। क्वेश्चन देखो, एक तार की लंबाई को 9 गुना कर दिया तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? तो आंसर क्या देना है? 9 गुना। लेकिन एक तार को खींचकर 9 गुना कर दिया है तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? उस समय आपको 9 का क्या करना है? वर्ग करना है। तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81। ठीक है। खींचकर वर्ड कह दे तो जो आपको संख्या दी है उसका अपने को स्क्वायर करना है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी अचीवर्स एकेडमी के। आप देखिए इसको, कोई डाउट हो तो पूछिए। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपके लिए फिजिक्स के और अच्छे 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।